कुछ दिन पहले वैभव के घर गया था। जिस वक्त घर में मैं बैठा था, उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। वैभव फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहाँ मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया, अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। मैंने वैभव से पूछा, माँ कमरे में है क्या? हाँ, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। क्यों? गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी नहीं। नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? वैभव थोड़ा हैरान हुए। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तक मैं कमरे में चला गया था। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उकेरता हुआ मैं माँ के पास गया। मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मैंने इतना ही कहा था। माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना। मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा। तब तक वैभव भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी हैं, आप आइए भैया। नहीं, माँ के साथ ही यही कमरे में चाय लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, बबीता ज़रा इधर आना। इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ़ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी और वैभव भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए चाय रखी है। मैंने वैभव की पत्नी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। वैभव ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड वही खड़ी थी, सन। वैभव की पत्नी वही खड़ी थी, सन। वैभव ने पूछा, क्या हुआ भैया? हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से। बिना सुने तो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे। तभी तो उनसे कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। वैभव के छोटे छोटे पाँव के निशान वहाँ उभरे हुए हैं। बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही हैं। बच्चे के साथ साथ एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही हैं। बेटे के पाँव देखकर कह रही हैं, देखो तो इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था पूरे घर में। बुढ़िया रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी। बबीता चुप थी। भैया गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया बहुत बड़ी भूल थी मेरी। वैभव अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा। सिर्फ इतना कह करके आंखें ही पोंछनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हों। दोस्तों, अब दूसरी कहानी। घर में छोटी बहू का गृह प्रवेश हुआ और उसके साथ
उसके दहेज का भी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी के फटी रह गई। जब से छोटी बहू के साथ इतना दहेज और कार को देखा है, तब से बस सास ससुर के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। बड़े गर्व से लोगों को बता रहे हैं कि छोटी बहू दहेज में कार लेकर आई है। जयपाल एक व्यापारी है। उसके घर में उसकी पत्नी वसुंधरा, बड़ा बेटा सुभाष और उसकी पत्नी जानकी है। छोटा बेटा गौरव, जिसका कल ही आरती के साथ विवाह हुआ है। दोनों साथ में एक कंपनी में काम करते थे। वहीं दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और अब दोनों विवाह बंधन में बंध गए हैं। जब से इतना दहेज देखा है, वसुंधरा अपनी बड़ी बहू जानकी को कुछ ना कुछ सुना देती और वह उसे तो वैसे भी सब कुछ सुनने की आदत हो चुकी थी। जानकी गरीब घर की ही बेटी थी। उसके माता पिता इतना दहेज नहीं दे पाए। इस कारण अपने सास ससुर, यहाँ तक कि अपने पति तक से उसे सुनना पड़ता। वैसे भी हम अपने आप को कितना ही आधुनिक कह लें, पर सोच हमारी वही ही उन्हीं जड़ों में बसी हुई है, जिसे शायद हम खुद ही बदलना नहीं चाहते। सोचकर गुस्से में भर जाएंगे, लोगों को ताने दे देंगे, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ऐसा ही हाल कुछ आरती का भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन जयपाल दुकान से लौटा तो गुस्से से भरा हुआ था। वसुंधरा ने पूछा, क्या हुआ? कहाँ हैं तुम्हारे लाट साहब? बुलाओ उन्हें। आप किसकी बात कर रहे हो? बुलाओ अपने छोटे साहबजादे को, उसी से कुछ बात करनी है। किस्मत ही फूटी है हमारी। बड़े साहबजादे शादी करके आए तो बहू घर में एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई, और ये छोटे साहबजादे, इन्होंने तो हद ही कर दी। दुनिया के सबसे रईस इंसान यही है। इतना शोर सुनकर के घर के सभी सदस्य कमरे में आ गए। जयपाल का तो गौरव और आरती को देखकर गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। वो चिल्लाने लगा, अरे इतना अमीर हो गया तू, जो गरीबों में दान करता फिरता है? वसुंधरा, तुम्हें पता है ये साहबजादे अपनी बीवी का दहेज खुद खरीद कर लाए हैं। आरती के परिवार ने कुछ नहीं दिया है, उसके लिए इसने लोन तक लिया है। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! जरूर इस लड़की ने ही कोई जादू टोना किया है। एक से एक बढ़कर मिल जाती। ज़रूरत ही क्या थी इसे शादी करने की? पता नहीं लोगों की औकात नहीं होती है देने की, तो बेटियों की शादी करने को क्यों तैयार हो जाते हैं। अपने जाल में फंसा लिया मेरे बेटे को। धोखेबाज परिवार की धोखेबाज बेटी। बस माँ, आप मेरी पत्नी से बोल रहे हो, मैं भैया नहीं हूँ जिनके सामने आप उनकी पत्नी की बेइज्जती करते रहे और वे चुपचाप खड़े रहे। हाँ, मैंने दहेज खरीदा है, क्योंकि शायद आप लोगों की नज़र में दहेज से ही एक औरत का मान सम्मान होता है, इसलिए उसके मान सम्मान के लिए मैंने ये सब किया। अच्छा हुआ आपको पता चल गया। जब सम्मान बिकता है तो उसे खरीदने में क्या हर्ज है। अब आप लोग खुद फैसला कर लीजिए। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो हम हमारा कहीं और बंदोबस्त कर लेंगे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ना तो जयपाल के पास बोलने के लिए कुछ था और ना ही वसुंधरा के पास। दोनों मूक दर्शक होकर एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। लेकिन लालची लोग इतनी जल्दी हार मान जाए, हो नहीं सकता। आखिर गौरव और आरती को अपना बंदोबस्त कहीं और ही करना पड़ा। बेटा बहू तो गए ही गए, साथ ही वो सामान भी चला गया जिसके लालच में फूले नहीं समा रहे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।